नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। 28 फरवरी को मना नेशनल साइंस डे, एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत रखी गई थीम। रमण खोज के लिए मनाया जाता है साइंस डे। सेबी को मिले नए अध्यक्ष, तुहिन कांत पांडे बने सेबी के अध्यक्ष। सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। और ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 जारी, दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए बुरा दौर, नॉर्वे को मिला पहला स्थान। आइए शुरू करें। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने की घोषणा 1986 में राजीव गांधी की सरकार के समय में की गई थी। दरअसल 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने केंद्र सरकार से 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस घोषित करने की मांग की। इसके बाद 28 फरवरी 1987 को पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। 2025 के लिए इस दिन की थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत रखी गई है। डॉक्टर CV रमण का जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में हुआ था। लेकिन आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस उनके जन्म दिवस पर न मनाकर 28 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है? दरअसल यह दिन रमण प्रभाव की खोज की घोषणा को मनाने के लिए रखा गया है। रमण प्रभाव की खोज सर CV रमण के द्वारा 28 फरवरी 1928 को की गई थी। इस खोज के लिए उन्हें साल 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। रमण प्रभाव के तहत सर CV रमण ने अनेक ठोस और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवेदार पदार्थ से गुजरती है तो गुजरने के बाद उसके वर्ण यानी रंग में परिवर्तन आता है। इसके पीछे की वजह यह है कि जब एक वर्णीय प्रकाश के फोटोन तरल या ठोस पदार्थ से गुजरते हैं तो इनके अणुओं से टकराते हैं। इस टकराव के चलते वे ऊर्जा का कुछ अंश या तो खो देते हैं या हासिल कर लेते हैं। एक वर्णीय प्रकाश में सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसका वर्ण परिवर्तित हो जाता है। रमण प्रभाव की खोज भौतिकी के क्षेत्र में क्रांति के समान साबित हुई। इससे प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों को प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। साथ ही इस खोज से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये एक मुश्किल तकनीक थी जिसमें गलतियों की संभावना होती थी। रमण प्रभाव की खोज के बाद पदार्थों की आणविक संरचना के लिए रमण स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। इसके चलते अनेक पदार्थों का कृत्रिम तौर पर निर्माण संभव हो पाया। 1954 में डॉक्टर CV रमण को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त किया है। वे इस पद पर माधवी पुरी बुच की जगह लेंगे। माधवी पुरी बुच 2 मार्च 2022 को सेबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुई थी। उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को खत्म हुआ है। उन्हें इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल है। आपको बता दें कि सेबी यानी द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव के जरिए 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक संस्था के तौर पर किया गया था। बाद में संसद ने द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के जरिए इसे एक सांविधिक संस्था यानी स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया। सेबी भारत में सिक्योरिटी मार्केट के रेगुलेटर के तौर पर काम करती है। यह एक्ट 30 जनवरी 1992 को लागू हुआ था। सेबी का मुख्य मकसद है सिक्योरिटीज में निवेशकों के हितों की रक्षा करना और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना। आपको बता दें कि सिक्योरिटी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वित्तीय प्रतिभूतियां यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जारी की जाती हैं और इनका ट्रेड किया जाता है। ये मार्केट एक ब्रिज के तौर पर काम करता है जहां पर सरकारें और कंपनीज जिन्हें वित्त की जरूरत होती है और निवेशक जो इन्हें फंड्स मुहैया कराते हैं, इन मार्केट में शेयर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स आदि का ट्रेड किया जाता है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं।
प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, UPSC संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपना सालाना ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी कर दिया है। साल 2024 के लिए ओवरऑल ग्लोबल डेमोक्रेसी स्कोर 5.17 के करीब रहा है, जो कि ऐतिहासिक तौर पर अपने निचले स्तर पर है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया ही लोकतंत्र के मामले में बुरे दौर से गुजर रही है। इस इंडेक्स में देशों को 60 संकेतकों के आधार पर 0 से 10 के पैमाने पर रैंक किया जाता है। इन संकेतकों को 5 कैटेगरीज में बांटा गया है: चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार की कार्यप्रणाली, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। 9.81 स्कोर के साथ नॉर्वे ने लोकतंत्र के मामले में इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा इकलौता ऐसा देश है जहां पर पूर्ण लोकतंत्र है। साल 2024 में फ्रांस को पूर्ण लोकतंत्र से त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया गया है। जाहिर है बीता साल फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता में गुजरा है। फ्रांस और साउथ कोरिया दोनों ही पूर्ण लोकतंत्र के लिए जरूरी 8 के स्कोर को हासिल नहीं कर सके हैं। दोनों को ही त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में डाउनग्रेड किया गया है। पूरी दुनिया में केवल 25 देश हैं जहां पर पूर्ण लोकतंत्र है। इन 25 देशों में महज दुनिया की 6.6% जनसंख्या ही निवास करती है। क्षेत्रवार केवल पश्चिमी यूरोप ही ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोकतंत्र का इंडेक्स बेटर है। साल 2024 के इस इंडेक्स में भारत को 7.18 स्कोर हासिल हुआ है। इस स्कोर के साथ भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के तहत रखा गया है। आपको बता दें कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की एक पद्धति है और ये उस आदर्श को लेकर चलता है कि जिस निर्णय से सारा संगठन प्रभावित होता हो वो उस संगठन के सभी घटकों की सहमति से होने चाहिए। सभी घटकों को निर्णयों में शामिल होने का बराबर अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र के 2 मूल सिद्धांत हैं, एक तो सामूहिक निर्णयों पर सामाजिक नियंत्रण, दूसरा निर्णय लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन की निर्णय प्रक्रिया में शामिल हों उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। सूर्य को समर्पित भारत के मिशन आदित्य L1 ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन की है। दरअसल इस मिशन के साइंटिफिक पेलोड ने सौर ज्वाला कर्नेल की पहली इमेज कैप्चर की है। आदित्य L1 में लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट ने निचले सौर मंडल यानी फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में मौजूद सौर ज्वाला की तस्वीर कैप्चर की है। इसरो के मुताबिक इससे सूर्य की एक्सप्लोजिव एक्टिविटी और पृथ्वी पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी मिलेगी। इसरो के आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 को पहले पृथ्वी सूर्य लैंग्वेज पॉइंट, जिसे L1 के रूप में जाना जाता है, में प्लेस किया गया था। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित एक ऐसा बिंदु है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल और किसी सैटेलाइट को कक्षा में बनाए रखने के लिए लगने वाला बल बराबर होते हैं। जब किसी सैटेलाइट को इस बिंदु पर प्लेस किया जाता है तो बिंदु पर बनाए रखने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च नहीं करना पड़ता। आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट में 7 पेलोड्स लगाए गए हैं जो कि सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना को ऑब्जर्व करेंगे। इन 7 पेलोड्स में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VELC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलेक्स, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हेलोस और आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा और एडवांस्ड ट्रायक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक चमकीला तारा है जो कि तकरीबन 4.5 बिलियन साल पुराना है। पृथ्वी के मुकाबले सूर्य तकरीबन 100 गुना बड़ा है। सूर्य का सबसे गर्म हिस्सा उसका केंद्र है जहां तापमान 15 मिलियन डिग्री सी से ऊपर होता है। वहीं फोटोस्फीयर सूर्य का वो हिस्सा है जिसे हम उसकी सतह कहते हैं। फोटोस्फीयर कोर की तुलना में ठंडा है। सूर्य के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है सूर्य का बाहरी वायुमंडल जिसे कोरोना कहते हैं। यह सतह से जितना दूर फैलता है उतना ही गर्म होता जाता है। आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे।
आज का टर्म ऑफ द डे है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपने कई बार सुना होगा या हो सकता है कि अपने साथ भी महसूस किया हो कि कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि कोई उनके सामने रो रहा है तो उसे कंसोल कैसे करें। हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति का इमोशनल इंटेलिजेंस वीक हो। इमोशनल इंटेलिजेंस आज के दौर में एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बदौलत आप अपने निजी जीवन में ही नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को तो मैनेज करना आता ही है, आप सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं को भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें कठिन हालातों में फैसले लेने, तनाव से निपटने, किसी से सही संवाद बिठाने, सहानुभूति रखने और निजी भावनाओं पर काबू पाने में मदद करता है। जानकार मानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ लोगों का इमोशनल इंटेलिजेंस बेटर हो जाता है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में जेन जी को इमोशनल इंटेलिजेंस की ज्यादा जरूरत है। जेन जी को लेकर कहा जाता है कि ये लोग इमोशंस के फ्रंट पर वीक हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नई दिल्ली में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ, जिसे डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से आयोजित किया गया। सम्मेलन का विषय अंतरिक्ष विकिरण, भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों पर जैविक प्रभाव रखा गया है। इस सम्मेलन का मकसद अंतरिक्ष विकिरण के बढ़ते खतरों और उनके जैविक प्रभावों को कम करने के उपायों पर चर्चा करना है। वैज्ञानिकों ने इस बात पर जोर दिया कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन न केवल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष अन्वेषण और भौतिक विज्ञान को बेहतर तरीके से समझने में मदद भी करेगा। 6 बार के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए नामित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा और अनुच्छेद 178 में राज्य विधानसभा में स्पीकर और उपाध्यक्ष के चुनाव के बारे में बताया गया है। उपाध्यक्ष का चुनाव जितनी जल्दी हो सके करना होता है, लेकिन समय सीमा नहीं बताई गई है। आमतौर पर स्पीकर का चुनाव पहले सत्र में और उपाध्यक्ष का चुनाव दूसरे सत्र में होता है। यह परंपरा है कि उपाध्यक्ष विपक्ष से होते हैं ताकि सदन में संतुलन बना रहे। इनके कार्य सदन की कार्यवाही में स्पीकर की मदद करना, स्पीकर के अभाव में सदन की अध्यक्षता करना, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक वोट देना इत्यादि है। हालांकि वह बिल पेश नहीं कर सकते या सवाल नहीं उठा सकते। कुंडी एक पारंपरिक वर्षा जल संचयन प्रणाली है जिसे कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के चूरू में पाई जाती है। यह प्रणाली वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए बनाई गई है, जो शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में बहुत महत्वपूर्ण है। कुंडी आमतौर पर एक गहरे, गोल या आयताकार गड्ढे के रूप में होती है, जिसे जमीन में खोदा जाता है या ऊपर बनाया जाता है। इसे कंकड़, ईंट या फिर अन्य सामग्री से मजबूत किया जाता है। वर्षा जल छतों या नालियों के माध्यम से कुंडी में इकट्ठा किया जाता है। इसे पानी के रिसाव को रोकने के लिए पक्का किया जाता है और ढक्कन लगाकर गंदगी और वाष्पीकरण से बचाया जाता है। इसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में या शुष्क मौसम आने पर इस्तेमाल किया जाता है। यह प्रणाली जल संरक्षण का एक प्रभावी तरीका है। कांगो के इक्वेटर प्रांत में पिछले 5 हफ्तों में एक अनजान बीमारी से 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा मरीज बीमार होने के कुछ घंटों के भीतर ही मर गए। इसे फिलहाल क्राइंग डिजीज बोला जा रहा है, क्योंकि मरीजों में रोने जैसे लक्षण देखे गए हैं। अब तक 419 मामले और 53 मौतें दर्ज की गई हैं। WHO और स्थानीय स्वास्थ्य टीमों ने इबोला, मार्बर्ग जैसे वायरस को नकार दिया है, लेकिन बीमारी का सटीक कारण अभी भी अज्ञात है। जांच में मलेरिया, फूड प्वाइजनिंग, टाइफाइड आदि संभावनाएं शामिल हैं। WHO ने त्वरित जांच और नियंत्रण की मांग की है और जानवरों से इंसानों में फैलने वाले रोगों का खतरा बढ़ने की आशंका जताई है। असम में हाल ही में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर समिट की शुरुआत हुई, जो राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समिट के पहले दिन 164 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, जिनके जरिए लगभग 1.89 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। समिट के दूसरे दिन सड़क, रेलवे और जल परिवहन पर जोर दिया गया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने सड़क, रेलवे और शिपिंग के लिए 55,179 करोड़ रुपए के विशाल पैकेज की घोषणा की। इसके अलावा गुवाहाटी से सिलचर और अगरतला के लिए नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की भी योजना बनाई गई। इस दौरान गुवाहाटी पंचग्राम एक्सप्रेसवे काफी चर्चा में रहा, जो क्षेत्र का पहला एक्सप्रेसवे हाईवे होने के अलावा गुवाहाटी और पंचग्राम के बीच यात्रा के समय को लगभग 5 घंटे तक कम कर देगा। झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में भूवैज्ञानिकों को एक दुर्लभ पेट्रीफाइड वृक्ष का जीवाश्म मिला है। यह 20 फीट लंबे पेड़ के 14 टुकड़ों में बटा हुआ है और करीब 100 से 145 मिलियन वर्ष पुराना बताया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह देश में पहली बार है जब इतने बड़े जीवाश्म को उसकी मूल जगह पर खोजा गया हो। यह जीवाश्म राजमहल के ज्वालामुखी इतिहास और उस समय के जलवायु के बारे में जानकारी दे सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ डायनासोर के जीवाश्म भी मिल सकते हैं। आपको बता दें कि पेट्रीफाइड शब्द का अर्थ होता है पथरीला या पत्थर
पत्थर जैसा बन जाना। जब कोई जीवाश्म जैसे पेड़ या जानवर समय के साथ और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पत्थर जैसे बन जाते हैं तो उसे पेट्रिफाइड कहा जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, हाल ही में सेबी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इनकांत पांडे, माधवीपुरी बुच, अजय त्यागी या फिर सिद्धार्थ मोहंती। अगला प्रश्न है, कुंडी पद निरूपित करता है एक पारंपरिक जल संचयन प्रणाली को, एक अनाज संचयन प्रणाली को, हवन के लिए तैयार की गई वेदी को या फिर प्राचीन भारत में खेती की एक पद्धति को। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल, नासा का मिशन पंच किससे संबंधित है? सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति या फिर शनि। सही जवाब है विकल्प ए यानी सूर्य। और अगला सवाल मैंने पूछा था, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना है। E20 के तहत पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2025 तक के लिए रखा गया है। और सही कथनों को चुनना था कूट के माध्यम से, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। सही जवाब है कि दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।